मैं इस वीडियो में एक ऐसी टॉपिक को छेड़ने वाला हूँ जो बहुत ही पॉपुलर है। इनफैक्ट मैं काफ़ी बिजनेस न्यूज़ चैनल्स और इनफैक्ट नॉर्मल न्यूज़ चैनल्स देखता हूँ। उसमें बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट की नाकामी दिखाया जाता है जब यूएसडी आईएनआर रेट बढ़ती है। दैट मीन्स रुपी डिप्रिशिएट होता है। फॉर एग्जांपल बीच में काफ़ी ज़्यादा वो हो गया था कि पहले ऑयल 100 रुपीज़ हिट करेगा या यूएसडी आईएनआर की रेट। तो ऐसा कुछ होता नहीं है। आप लोग ये समझिए कि बैलेंस्ड व्यू बनाना सीखिए। जो मीडिया हाइप क्रिएट करती है वैसा कुछ होता नहीं है। मीडिया तो ऑलमोस्ट ऐसा दिखाती है। इनफैक्ट बचपन में मुझे भी मिसकंसेप्शन था कि जो भी यूएसडी या डॉलर की जो भी रेट चल रहा है, फॉर एग्जांपल उस समय 35 के आसपास चल रहा था, तो उस समय मुझे ऐसा लगता था कि यूएस के जो लोग हैं वो ऑलमोस्ट इंडिया के लोगों से 35 टाइम्स अमीर हैं। फिर बाद में ये लगने लगा कि यूएसडी की इकॉनमी इंडिया की इकॉनमी से ऑलमोस्ट 35 टाइम्स मजबूत है। बट हाँ, यूएसडी आईएनआर का जो रेट है वो डायरेक्टली जीडीपी को इम्पैक्ट नहीं करता, या फिर डायरेक्टली जीडीपी को जज करना पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल आप जापान की रेट ले लीजिए। जापान की जो येन करेंसी है उसकी यूएसडी में रेट, या फिर यूएसडी एक 1 यूएसडी इज इक्वल टू अराउंड 114 येन। तो इसका मतलब क्या है कि जापान की इकॉनमी यूएस की इकॉनमी से 104 टाइम्स वीक है, 114 टाइम्स वीक है, ऐसा नहीं होता है। ऐसे ही फॉर एग्जांपल आप चाइना और यूएस के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। काफ़ी ट्रेड वॉर चल रही थी बीच में। उसमें एक पॉइंट ये भी था कि यूएसडी एक्यूज कर रही थी चाइना को कि चाइना ने अपनी करेंसी आर्टिफिशियली डीवैल्यू करके रखी है। तो चाइना ऐसा क्यों करेगा? इनफैक्ट चाइना इसलिए कर रहा था क्योंकि चाइना एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकॉनमी है। चाइना में काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन होता है जिसकी सेल्स ऑल ओवर दी वर्ल्ड होती है। तो उससे क्या होता है, अगर चाइना की जो करेंसी है वो आर्टिफिशियली डी वैल्यू होके रखेगी तो इसका चाइना के एक्सपोर्टर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उनकी एक्सपोर्ट सस्ते हो जाएंगे, जिसकी वजह से ऑल ओवर दी वर्ल्ड उनके एक्सपोर्ट्स की डिमांड बढ़ेगी। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि यूएसडी आईएनआर की रेट से क्या होता है। अभी आप जानते हैं यूएसडी आईएनआर या फिर जो रुपी है काफ़ी जल्दी डिप्रिशिएट कर रहा है। इनफैक्ट अभी मैं चेक कर रहा था, मोर देन 76 हो चुका है यूएसडी आईएनआर की रेट। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उतनी ज़्यादा ख़राब नहीं है जितना आपने समझते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं उसको फ़ायदा मिलेगा। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो कंपनीज़ हैं, फॉर एग्जांपल आईटी कंपनीज़ हैं, इन्फोसिस, टीसीएस, या मे बी अभी जो मिड कैप कंपनीज़ हैं आईटी की केपीआईटी, टाटा एलेक्साई या फिर एलटीटीएस, उनकी जो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड गुड्स एंड सॉल्यूशंस हैं, उनको जो भी रेवेन्यू मिलेगी वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी उनके लिए। सपोज़ अगर वो फॉरेन में कोई भी प्रोडक्ट $1 में सेल कर रहे थे, तो पहले उनको इंडियन रुपी में कन्वर्ट करके सपोज 60 मिल रहा था या 65 मिल रहा था या 70 मिल रहा था। अभी वही $1 अब उनको इंडियन रुपी में 75 रिटर्न दे रहा है। तो ये एक्सपोर्ट कंपनी के लिए काफ़ी फ़ायदा होता है, जिसकी वजह से वो लोग अपने गुड्स एंड सॉल्यूशंस के प्राइसेस भी थोड़े कम कर सकते हैं ताकि एक्सपोर्ट्स बढ़ाए जा सकें। लेकिन एट द सेम टाइम अपने को ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि इम्पोर्ट्स पे क्या असर होता है इस चीज़ का। तो इम्पोर्ट्स एक्चुअली महंगे हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई भी चीज़ अगर आप इम्पोर्ट कर रहे हैं, पहले उसके लिए आप $1 अगर आपको पेमेंट करना था तो आप $1 खरीदने के लिए क्या कर रहे थे? सब 60 रुपीज़ या 70 रुपीज़ पे कर रहे थे, तब आपको $1 मिल रहा था और आप $1 वही फॉरेन कंपनी को दे के वो आइटम इम्पोर्ट कर ले रहे थे। लेकिन अभी अगर वही $1 का आइटम आपको इम्पोर्ट करना है तो आपको कितने रुपीज़ देने पड़ेंगे? 75 रुपीज़। तो इम्पोर्ट्स काफ़ी महंगे हो जाते हैं। ये पर्टिकुलरली इस वजह से ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है क्योंकि इंडिया जैसे ऑयल बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट करती है, तो ऑयल के प्राइसेस काफ़ी महंगे हो जाएंगे अगर रुपी डिप्रिशिएट करता रहेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर $1,000 अगर पेमेंट करना है ऑयल के लिए, तो अपने को पहले जैसे 70,000 रुपीज़ लग रहे थे, वही अभी 75,000 रुपीज़ लगेंगे। तो इम्पोर्ट्स काफ़ी महंगे हो जाते हैं। और यहाँ एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स पे एग्जैक्टली कितना फ़र्क पड़ेगा ये तो सिंपल तरीके से मैंने समझा दिया, बट इसमें प्राइस इलास्टिसिटी का भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। फॉर एग्जांपल इम्पोर्ट्स महंगे होने के बावजूद अपने ऑयल के इम्पोर्ट्स ज़्यादा कम नहीं कर सकते, क्योंकि ऑयल एक नेसेसिटी ऑलमोस्ट हो गई है। तो ऑयल का इम्पोर्ट्स अगर अपने कम नहीं कर पा रहे हैं तो जो ओवरऑल इम्पोर्ट का जो बिल है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। इसकी वजह से करंट अकाउंट डिफिसिट में प्रॉब्लम आ सकती है। बट एट द सेम टाइम अगर एक्सपोर्ट्स उतने ही बढ़ जाएं, क्योंकि एक्सपोर्ट सस्ते हो रहे हैं, और अगर इंडियन कंपनीज उसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें और एक्सपोर्ट्स काफ़ी बढ़ सकते हैं, तो उससे नेट एक्सपोर्ट्स के ऊपर इम्पैक्ट पॉजिटिव आएगा। बट एग्जैक्ट जो असर है
वो डिपेंड करता है प्राइस इलास्टिसिटी एंड बहुत ज़्यादा अलग फैक्टर्स के ऊपर। बट फ्रैंकली जैसे मैं एक एक्सपोर्टर ऑफ सर्विसेज हूँ, तो मैंने जब एक ऑलमोस्ट 2009 में जो काम स्टार्ट किया था, तो $1000 अगर सपोज मैं अर्न करता था, तो उसके मुझे 43 या 44,000 मिलते थे। वही अगर $1000 अभी मैं अर्न कर रहा हूँ विदाउट एनी ग्रोथ, अगर मुझे कोई भी ग्रोथ नहीं मिला, तो भी अराउंड 75,000 मिल जाते हैं मुझे। तो आप ये चीज़ समझिए कि USD INR की जो रेट है उससे उतना नुकसान नहीं होता जितना मीडिया दिखाती है या जितना अपना समझते हैं। ऐसे ही अब इस चीज़ पे आ जाइए, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, जो बेसिकली फॉरेन कंपनी जो बेसिकली स्टॉक मार्केट्स या फाइनेंशियल एसेट्स जो इंडिया में खरीदती हैं, उसके ऊपर क्या असर होता है। अगर रुपी बहुत जल्दी डेप्रिशिएट करता रहेगा तो उससे क्या होगा, जो फॉरेन कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल अगर इंडिया में पहले अगर $75 सपोज ₹75 उनकी अर्निंग है किसी भी एक कंपनी की, तो उसके बदले उनको अभी के समय में सपोज ₹75 के बदले $1 मिल जाएगा, $1 मिल जाएगा, जिसकी वजह से उनकी अपनी करेंसी में, या अमेरिकन कंपनी है तो $1 की अर्निंग हो जाएगी। लेकिन वही अगर USD INR की रेट 100 पहुंच जाती है, तो वही ₹75 की जो अर्निंग है वो लोग कन्वर्ट कर पाएंगे कितने डॉलर्स में, $0.75 में। दैट मीन्स उनकी डॉलर में जो अर्निंग्स है वो काफ़ी कम हो जाती है। इसी वजह से FIIs, रुपी डिप्रिसिएशन FIIs के लिए काफ़ी नुकसान हो सकता है, इंडिया के स्टॉक मार्केट्स के लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। इसीलिए RBI टाइम टू टाइम इंटरवेन करती रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने 2 से 3 दिन पहले ऑलमोस्ट $2 बिलियन के फॉरेक्स रिजर्व्स की सेलिंग की थी, पर्टिकुलरली डॉलर्स की, ताकि डॉलर्स की सप्लाई बढ़ सके एंड डॉलर्स उतनी जल्दी अप्रिशिएट ना करे एंड रुपी उतनी जल्दी डेप्रिशिएट ना करे। फ्रैंकली पर्सनली मुझे भी, क्योंकि मेरी इनकम डॉलर्स में होती है, कभी बार गुस्सा आता है कि RBI ऐसा क्यों कर रही है, गिरने दे रुपी को, ताकि मुझे रुपी में अर्निंग्स ज़्यादा हो सके। बट अपने को ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, पूरी इकॉनमी के लिए बहुत ज़्यादा जल्दी अगर रुपी डिप्रिशिएट करेगा तो ये नुकसान वाला है, प्रॉब्लम है। बट धीरे धीरे अगर रुपी डिप्रिशिएट करता है तो ये प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया जो एक्सपोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, अगर इंडिया के धीरे धीरे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं रुपी डिप्रिशिएट होगा, तो वो कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद होगा। और ऐसे ही अगर आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को समझिए, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जो होती है वो तो स्टॉक मार्केट, बॉन्ड्स या फाइनेंशियल एसेट्स में होती है। लेकिन जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है, यहाँ जब फॉरेन कंपनीज अपने जो भी मैन्युफैक्चरिंग के फैसिलिटीज़ है, इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्रीज है, जो डायरेक्टली सेटअप करते हैं, उनको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, जो इंडिया की प्रोडक्टिव कैपेसिटी को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। तो ये उससे क्या होता है, अगर सपोज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है तो ये सब काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए होती है। फॉर एग्जांपल आप कोई भी फैक्ट्री या फॉरेन कंपनी कोई भी फैक्ट्री में कोई भी फैक्ट्री सेटअप करेगी, तो ऐसा नहीं है कि 1-2 साल के अंदर वो अपना प्रॉफिट्स बुक करके निकल जाएगी। उसका काफ़ी लॉन्ग टर्म होराइजन होता है, तो वहाँ इतना इम्पैक्ट नहीं होता USD INR की जो डेप्रिसिएशन का। एट द सेम टाइम अगर वो लोग जैसे इंडिया में प्रॉफिट्स कमा के अगर इंडिया में ही वापस री-इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनको बेसिकली एक्सपोजर जो है USD INR से थोड़ा सा कम हो जाता है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे इतना बहुत ज़्यादा असर नहीं होता। तो ये चीज़ आप समझिए कि USD INR की जो भी हाइप क्रिएट कर दी जाती है, या जो भी पॉलिटिकल इशू की वजह से ऐसा दिखाया जाता है कि इंडियन गवर्नमेंट की बहुत बड़ी नाकामी है कि USD INR इतना जल्दी बढ़ रहा है, या रुपी बहुत जल्दी डेप्रिशिएट हो रहा है, डॉलर 100 के पार हो जाएगा, होगा, टाइम लगेगा, एंड क्योंकि तुरंत होगा तो काफ़ी ज़्यादा हैवॉक क्रिएट हो जाएगा मार्केट में, वो बात सही है। लेकिन अगर धीरे धीरे डेप्रिशिएट होता है तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं है मार्केट्स के लिए। और आप एक चीज़ समझिए, GDP जो है उसमें ये स्टॉक मार्केट या फिर जो भी फाइनेंशियल एसेट्स की बाइंग एंड सेलिंग होती है वो इंक्लूडेड नहीं होती है। GDP बेसिकली वैल्यू होती है ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जिसमें बेसिकली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की बाइंग एंड सेलिंग इंक्लूडेड नहीं होती है। क्योंकि आप कोई भी शेयर है, फॉर एग्जांपल वो 10 बार सेल होगा या 10 बार बाय होगा, तो उसको 10 बार थोड़ी ना उसकी वैल्यू को इंक्लूड करेंगे GDP में। तो ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वैसे भी कोई डायरेक्टली कोई गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएट नहीं कर रहे हैं, कोई रियल एडिशन नहीं हो रहा है। हाँ, उसकी वजह से जो इनकम हो रही है, फॉर एग्जांपल ब्रोकर्स की जिनको कमीशन मिल रहा है, उनकी जो डायरेक्ट इनकम हो रही है वो इंक्लूड होती है। बट जो ये ट्रेडिंग की, जो ये इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू होती है वो डायरेक्टली GDP में इंक्लूड नहीं होती है। तो वो इस चीज़ को समझिए कि जो ये कई बार क्या होता है, एसेट बबल क्रिएट हो जाता है, क्योंकि लोग खरीदते रहते ये सोच के कि प्राइस बढ़ते रहेगा। ऐसा कई बार लैंड में भी होता है
लैंड में काफ़ी आर्टिफिशियली कुछ समय के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन आ जाता है। फॉर एग्जांपल मैं ओरिजिनली हरियाणा से हूँ, तो हरियाणा में मेरा जो गांव है वहाँ आसपास मैंने देखा था ज़मीन की वैल्यू अचानक से आसमान छू रही थी, साल भर में डबल ट्रिपल 4 गुना हो जा रही थी। बट ये एक शॉर्ट टर्म फिनोमेना था, क्योंकि आप समझिए कि वो स्पेकुलेशन होता है। एक जन खरीदा, बहुत जल्दी वैल्यू बढ़ गई, फिर वो बेच दिया, फिर दूसरा खरीदा ये सोच के कि इसकी तुरंत ही वैल्यू बढ़ जाएगी, तो दूसरा खरीदा, वैसे ही वो तीसरे को बेच दिया। तो ऐसा चलता रहता है। बट अल्टीमेटली क्या होता है, जब ये दिखता है कि जितना लैंड जितने में बिक रहा है उतनी उसकी इनकम हो नहीं पाएगी उस लैंड से, तो फिर वो बबल बर्स्ट हो जाता है आफ्टर सम टाइम। तो अल्टीमेटली ये जरूरी है कि इंडिया की जो रियल प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो बढ़े, कंपेयर टू अपने जो यूएसडी आईएनआर पे इतना ज़्यादा फोकस करते हैं, वो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करता। वो एक कहीं ना कहीं प्रॉक्सी है। अल्टीमेटली जो होता है वो मैटर करता है रियल प्रोडक्शन। तो ये चीज़ आप समझिए। चलिए, आप लोगों का आई होप कुछ हल्का फुल्का वैल्यू एडिशन हुआ होगा इस वीडियो से। एंड हो सके तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड ये भी प्लीज़ कमेंट कर दीजिए नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे बनाऊँ। अगर मुझे वो टॉपिक अच्छी लगी एंड काफ़ी लोग बोलेंगे तो मैं उस टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। हाँ चलिए, थैंक यू सो मच।